चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है जो सर स्टार्ट किया ना 1 जुलाई से। प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 7 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 इसका टेस्ट हुआ था 9/7/2024 को टेस्ट हुआ था, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज कंप्लीट करेंगे। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बताइए क्या होगा। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरूच नहीं है लेकिन चौखंडी स्थित है, धमेक है और रामभर है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, तो भरूच नहीं है लेकिन चौखंडी, धमेक और रामभर ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है यह निर्मित की गई थी। बताइए किसके द्वारा निर्मित की गई थी, क्या होगा? हाँ, 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापानियों के द्वारा किया गया था। कह रहा है कि बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था? बताइए किसके काल में किया था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलनब्रो के काल में किया था। तो कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था? लॉर्ड एलनब्रो होगा। क्या होगा? लॉर्ड एलनब्रो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से थी। बताइए इसमें बताइए बेबल योजना कब घटना हुआ था? बताइए। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2, 4। तो 1945 में जो है बेबल योजना घटना हुआ था, और एक हुआ था शिमला सम्मेलन हुआ था, और आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ था 1945 में। ये तीनों घटनाएं कब हुआ था? 1945 में हुआ था। लेकिन अगर शिमला समझौता बात करें ये कब हुआ था, तो 18 फरवरी हुआ था 1946 को। 18 फरवरी 1946 को एक घटना हुआ था, शिमला सम्मेलन। और बाकी तीनों बेबल योजना, नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा, ये सब कब घटनाएं हुआ था? 1945 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1932 का पूना पैक्ट गांधी और किसके बीच एक समझौता था? बताइए क्या होगा? 5 का राइट आंसर, हाँ 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हुआ था। तो कह रहा है 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आई। कह रहा है कि कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर 6 का क्या होगा? साम्यवादी आंदोलन। क्या होगा? साम्यवादी आंदोलन। कह रहा है ना कि कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो साम्यवादी आंदोलन। कह रहा है कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था? साम्यवादी आंदोलन। बताइए कानपुर संयंत्र मुकदमा कब हुआ था? ये हुआ था कानपुर संयंत्र मुकदमा हुआ था 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में, याद रखिएगा 1924 में हुआ था। ये ब्रिटिश भारत में शुरू किया गया था, और कानपुर ये जो है ना 1924 में, याद रखिएगा। तो कानपुर के संयंत्र मुकदमा 1924 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फिनिक्स बस्ती मतलब व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था? बताइए क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? महात्मा गांधी। तो कह रहा है कि फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। आइए बताइए कि इसका संस्थापक फिनिक्स बस्ती का जो स्थापना हुआ था ना, बताइए कब हुआ था इसका स्थापना? फिनिक्स बस्ती का स्थापना बोलेगा तो फिनिक्स बस्ती की स्थापना जो है 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापक का संस्थापक इनमें से कौन था? महात्मा गांधी थे। और फिनिक्स बस्ती का जो स्थापना किए थे 1904 में गांधी जी किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद, कह रहा है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया था? बताइए क्या होगा? प्रशासनिक सुविधा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासकीय सुविधा होगा। तो कह रहा है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया था? प्रशासकीय सुविधा दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुआ था? बताइए क्या होगा? भागीरथी। इसका 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना, भागीरथी। तो कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुआ था? तो भागीरथी। बताइए प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? बताइए प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था, यार 1757 में प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुआ था? प्लासी की लड़ाई हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। ये वाला वो भागीरथी नदी नहीं है जो भागीरथी से
दिमाग अच्छा है वो बोला नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कोसी नदी है, उसका नाम भागीरथी है, यहाँ प्लासिंग मैदान है उसके बगल में। तो ये याद रखिएगा ना कि प्लासी का जो लड़ाई हुआ था ना, ये प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। 1757 जून 1757 को लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के कह रहा है चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय शुरू हुआ था? बताइए किसके समय शुरू हुआ था, क्या होगा? के समय में शुरू हुआ, लेकिन जहांगीर के समय में समय का था। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। हुमायूं के समय शुरू हुआ था। क्या हुआ? हुमायूं के समय शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? बताइए क्या होगा? पवित्र गीतों का पाठ। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पवित्र गीतों का पाठ है। तो कह रहा है कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समाज शब्द का अर्थ क्या है? तो पवित्र गीतों का क्या है? तो पाठ है। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम था। बताइए क्या था? अरबी यात्री। मोहम्मद बिन कासिम जो था ना, ऑप्शन नंबर सी, अरब यात्री था। क्या था? अरब यात्री। याद रखिए मोहम्मद बिन जो कासिम था वो अरब यात्री था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जानते थे? बताइए जाना जाता है, क्या होगा? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कह रहा है किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जो है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे 14 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ राजवंश दिया हुआ है और यहाँ पे राजधानी दिया। बताइए कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? बताइए शुंग वंश की राजधानी कहाँ था? विदिशा था। कहाँ था? विदिशा। याद रखिए शुंग वंश की राजधानी कहाँ था? विदिशा था। और सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ? तो शुंग वंश की जो राजधानी था ना, विदिशा था। और सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान था। क्या था? प्रतिष्ठान था, याद रखिएगा। और कदम वंश की राजधानी कहाँ था? कदम बोलेगा तो हाँ, अगर कदम वंश का राजधानी बोलेगा तो कहाँ था? बनवासी था। कहाँ था? बनवासी था। और चंदेल वंश की राजधानी कहाँ था? तो महोबा था। कहाँ था? महोबा था। तो याद रखिएगा कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान था। और शुंग वंश की राजधानी विदिशा था। और सतवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान था। और कदम वंश की राजधानी बनवासी था। और चंदेल वंश की राजधानी कहाँ था? तो महोबा था। ये सभी याद रखिएगा। इसका 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1 होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बताइए किसमें है 16 महाजनपदों का उल्लेख? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो कह रहा है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में है। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई थी? बताइए क्या होगा? कितना किया गया था? 18 किया गया था। कितना? 18। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 किया गया था। तो कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटा के कितनी की गई थी? तो 18 किया गया था। आइए क्वेश्चन बताइए 17 पे, क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? बताइए कौन था? हाँ, इसका राइट आंसर होगा 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव थे। कौन थे? BN राव। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? BN राव थे। कौन थे? BN राव थे, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आई क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? बताइए किस भाग में है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। भाग कितना है? 21 में है। तो कह रहा है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो भाग 21 में। कितने में? भाग 21 में, ठीक है। भाग 21 में जो क्या है? वर्णन है अस्थायी संक्रमणकालीन जो है ना कि विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बताइए। हाँ, तो ये 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए हो, मतलब सॉरी डी है, 8 है। बताइए वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? बताइए वर्तमान में बोलेगा तो वर्तमान में बोलेगा कितना है? तो 12 है। वर्तमान में कितना है? तो 12 है। लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां था? तो 8 था, याद रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए हिमाचल प्रदेश का संस्थापक।
हाँ, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बताइए किसकी नहीं है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। छत्तीसगढ़ नहीं है, लेकिन बिहार है और उत्तराखंड है, मेघालय। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का नहीं है, लेकिन बिहार, उत्तराखंड, मेघालय का, इन सभी का है। आइए क्वेश्चन में 23 पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित, हाँ तो सही है, उत्तराखंड से बोलेगा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है इसका, चीन का भी लगता है, नेपाल का भी लगता है उत्तराखंड से। अगर मेघालय का बात करें तो बांग्लादेश का सीमा लगता है, बिहार से बोलेगा तो नेपाल का सीमा लगता है, सभी तो हो ही गया। लेकिन छत्तीसगढ़ का सीमा नहीं लगता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश से सीमा नहीं लगता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कर रहा है, हाँ कह रहा है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? बताइए किसमें है? बताइए क्या होगा? छत्तीसगढ़ से इसलिए नहीं लगता है ना, क्योंकि इसके चारों साइड जो है ना, इसमें बीच में है, इसके बगल में उड़ीसा है, इसके इधर नीचे तेलंगाना आप देखने को मिलेगा, उसका बगल में देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, ऊपर झारखंड देखने को मिलेगा, इसलिए घिरा हुआ है, ठीक है ना। ये छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड से क्या है? तो घिरा हुआ है, कुछ कुछ जो यूपी से भी घिरा हुआ है छत्तीसगढ़। तो कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप में। क्या है? लक्षद्वीप में, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किस शहर में के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित? बताइए क्या होगा? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। क्या है? वाराणसी। तो कह रहा है किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित किया गया? तो वाराणसी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि नेपा नगर जिस उद्योग के जाना जाता हुआ है, बताइए किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर डी है ना, अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर जो है ना अखबारी कागज लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या है? तो इसमें कह रहा है ना कि मिलान करना है, इसमें सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। तो बताइएगा कि खनिज तेल कहाँ है? खनिज तेल बोलेगा तो प्रसिद्ध किस राज्य में है खनिज तेल? खनिज तेल बोलेगा तो गुजरात में, गुजरात में। जिप्सम बोलेगा तो कहाँ का है? जिप्सम बोलेगा तो राजस्थान का है। कहाँ है? राजस्थान का है, ठीक है, जिप्सम राजस्थान का है। और अगर सोना बोलेगा तो कहाँ का है? सोना कर्नाटक का है, ठीक है। अब ऑक्साइड बोलेगा तो उड़ीसा का है, ठीक है। तो खनिज तेल बोलेगा तो गुजरात का है, जिप्सम बोलेगा तो राजस्थान का है, और सोना बोलेगा तो कर्नाटक का है, बॉक्साइट बोलेगा तो उड़ीसा का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना 3, डी नंबर होगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि गोविंद सागर इसका नाम जो है ना भाखड़ा नागल परियोजना भी है, किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो कह रहा है कि गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? बताइए कौन एक फलीदार फसल है? हाँ, तो दलहन जो है ना क्या है? फलीदार फसल है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन जो है क्या है? फलीदार फसल है। आइए क्वेश्चन 29 पे कह रहा है कि बुग्याल कहाँ पाए जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? बताइए कहाँ की है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड के क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान है। कह रहा है कि बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? उत्तराखंड क्षेत्र के ग्रीष्म घास के मैदान है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीपीय धारा हिंद महासागर में संबंधित है? बताइए क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर सी है, क्या गुलहास धारा है। क्या गुलहास धारा है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर में संबंधित है? तो अगुलहास धारा, याद रखिए अगुलहास धारा है। क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि क्या है? पिद्रुत लागला देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बताइए कौन सी है? किस देश का है? श्रीलंका का। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, श्रीलंका का है। तो याद रखना कि पिद्रुत लागला जो है इस श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पिद्रुत जो लागला है ये श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है? बताइए मलेशिया की मुद्रा बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रिंगीट है। किसका है? रिंगीट है। तो मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगीट है। क्या है? रिंगीट है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि उस देश का नाम बताइए, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। बताइए क्या होगा?
23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, जापान के पास नहीं है, लेकिन जो है ना रूस के पास है, फ्रांस के पास है, चीन के पास है। तो कह रहा था कि उस देश का नाम बताएं जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, तो जापान के पास नहीं है, लेकिन रूस, फ्रांस और चीन के पास है। बताइए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि तटरेखा की लंबाई के मामले में, तटरेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान किस देश का है? कनाडा का है, क्यूबा का है, नॉर्वे का है, जापान का है? किस देश का बताइए तो? कनाडा। नहीं, नॉर्वे का है। कनाडा कनाडा पहला में कनाडा का है, दूसरा में बात किए ना, दूसरा में नॉर्वे का है, ठीक है। नॉर्वे का। हाँ, याद रखिएगा। हम क्वेश्चन क्या पूछे थे कि तटरेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान किस देश का है? तो दूसरा स्थान बोलेगा तो नॉर्वे का है, लेकिन पहला स्थान बोलेगा तो कनाडा का है। बताइए, कांगो का राजधानी कहाँ है? कांगो का राजधानी बोलेगा तो? कांगो की राजधानी ब्राज़ीले है। कहाँ है ब्राज़ीले? हाँ, ब्राज़ीले है। और बताइए, एक और क्वेश्चन बताइए कि डेविस जल संधि किसको जोड़ती है? जो डेविस जल संधि है वो किसको जोड़ती है? तो क्या होगा? बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, ठीक है। डेविस जल संधि जो है किसको जोड़ता है? तो बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? बताइए, परम सिद्धि का तात्पर्य बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर है। तो कह रहा है कि परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? तो एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कह रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बताइए किसका है? सभी है। सभी हो जाए। लाइनक्स है। क्या है? सभी है। लाइनेक्स है, यूनिक्स है, MySQL है, ठीक है। तो कह रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो लाइनेक्स है, यूनिक्स है, MySQL, ये सभी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया कि था कि नारी पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है? बताइए, किसने दिया था ये वक्तव्य? तो याद रखिएगा ना कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना, मार्गरेट मीड। ये सॉरी ए। हाँ हाँ, सीमेन डी बुबुआर होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है? इसका किसका कथन है? तो सीमेन डी बुबुआर का है, ठीक है। बताइए कि माली की राजधानी कहाँ है? बताइए, माली की राजधानी कहाँ है? माली की राजधानी बात करें तो बमाको है। कहाँ है? बमाको है, ठीक है। हाँ, चलिए क्वेश्चन और बताइए, ज्योग्राफी का है। आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है ना कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलने वाली ठंडी जलधारा कौन सी है? बताइए क्या होगा? हम क्वेश्चन पूछे ना कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलने वाली ठंडी जलधारा कौन है? तो लेब्राडोर है। क्या है? लेब्राडोर है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 37 पे कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? बताइए क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक है। किसका है? स्थानिक है। तो कह रहा है संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? तो स्थानिक का करता है। किसका करता है? स्थानिक का करता है। संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? तो स्थानिक का करता है, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन 38 है, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं होता है? बताइए, किस पर निर्भर नहीं होता है? हाँ, इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक पे होता है, पृथ्वी की त्रिज्या आई पे होता है, और पृथ्वी के द्रव्यमान मतलब मास पे होता है। तो कह रहा था क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा था गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं होता है? तो नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान मतलब मास पे निर्भर नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण की ग्रेविटेशनल मतलब जी का स्थिरांक पे होता है, और इसका पृथ्वी की त्रिज्या पे होता है, और पृथ्वी का द्रव्यमान पे इन सभी पे होता है। आइए क्वेश्चन 39 पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो SI इकाई है और पास्कल द्वारा मापी जाती है? बताइए क्या होगा? क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना, टॉर होगा ना, टॉर होगा। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा मात्रक वही मापता है जो SI इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो टॉर है। क्या है? टॉर है, याद रखिएगा, टॉर। आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? बताइए चांदी का अपेक्षिक घनत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 10.8 है। कितना है? 10.8 है। तो चांदी का जो अपेक्षिक घनत्व है कितना है? तो 10.8 है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? बताइए किसका नहीं किया जाता है? एल्यूमिनियम का
नहीं किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम का नहीं किया था, लेकिन जो है ना कांच का करते हैं, जल का करते हैं, नीलम या सफायर का करते हैं। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने में नहीं करते हैं, लेकिन कांच का करते हैं, नीलम का करते हैं, जल का करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताइए। विश्व की सबसे बड़ी अजायब घर किस देश में है? बताइए, विश्व की सबसे बड़ी अजायब घर किस देश में है? कोलकाता। हम देश का बात किए हैं ना, अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में, याद रखिएगा। अमेरिका में। हाँ, विश्व के सबसे जो है ना बड़ी बोलेगा तो अजायब घर किस देश में है? तो अमेरिका में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए क्वेश्चन बताइए ज्योग्राफी का। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए, क्या होगा? उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। ये सभी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तन दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? बताइए, कौन नहीं करता है? हाँ, मोतियाबिंद नहीं करता, लेकिन मायोपिया करता है, प्रेस बायोपिया करता है, हाइपर मेट्रोपिया करता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तन दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो मोतियाबिंद नहीं करता है, मायोपिया करता है, प्रेस बायोपिया करता है, हाइपर मेट्रोपिया करता है। इन सभी करता है। आगे क्वेश्चन 43 है, कह रहा है कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। किसको मापते हैं? हाँ, चट्टान की उम्र मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। तो कह रहा है कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है, चट्टानों की उम्र मापते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, इनमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन गलत है? बताइए, क्या होगा? विकृतीकरण जो है ना, ये वसा है ना, ये गलत है। क्या है? विकृतीकरण वसा, ये गलत है। लेकिन सही इसमें क्या है? अलवनीकरण जो है इसका समुद्री जल बिल्कुल सही है। प्रतिलोम प्रसारण का बोलेगा तो पेयजल बिल्कुल सही है। और पास्तुरीकरण का बोलेगा तो क्या होता है? दूध का है, बिल्कुल सही है। तो अलवनीकरण बोलेगा तो समुद्री जल। विकृतीकरण बोले, इसका विकृतीकरण को बसा तो गलत ही है। इसका विकृतीकरण का क्या होगा? बताइए तो। विकृतीकरण जो होगा ये बसा नहीं होगा, प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा, याद रखिए। बसा जो होगा ना, ये विकृतीकरण क्या होगा? प्रोटीन होगा, याद रखिएगा, ये प्रोटीन होगा। ठीक है, तो इसे फिर से देखिए, अलवनीकरण बोलेगा तो अलवनीकरण तो होगा समुद्री जल, बिल्कुल सही है। प्रतिलोम प्रसारण का पेयजल, और विकृतीकरण का बसा नहीं, प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन। और पास्तुरीकरण का क्या होगा? तो दूध होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 45 पे आइए। कह रहा है कि H2O2 Cl2 2HCl O2 अब क्रिया में H2O किसके रूप में कार्य करता है? बताइए, क्या होगा? आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है। क्या होगा? बताइए। तो कह रहा है ना कि H2O2 Cl2 2HCl O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? अपचायक के रूप में कार्य करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलिंडेटा से संबंधित है? बताइए, कौन सा विकल्प है? बताइए। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑरेलिया है ना, ऑरेलिया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलिंडेटा से संबंधित है? तो ऑरेलिया है। क्या है? ऑरेलिया है। क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? बताइए, क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, अंतर पदवी जलिका है। क्या है? तो कह रहा है कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो अंतर पदवी जलिका करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 48 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? बताइए, कौन है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम है। क्या है? जाइलम। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? तो जाइलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसोम्स कहते हैं। mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को पॉलीसोम्स कहा जाता है। mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह क्या कहते हैं? तो पॉलीसोम्स कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस किनकी जयंती पे मनाया जाता है? बताइए, क्या होगा? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, बिरसा मुंडा। क्या है? बिरसा मुंडा। ठीक है, तो कह रहा है जनजातीय गौरव दिवस जो है ना बिरसा मुंडा के जयंती पे मनाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? बताइए, G7 सदस्य कौन नहीं है? हाँ, इसका जो 51 का जो राइट आंसर होगा ना, 51 क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा 51 का
51 का सी, रूस नहीं है और लेकिन फ्रांस है, जर्मनी है और क्या है, जापान है। इसमें टोटल 7 देश है ना, इसका बोलेगा तो कौन कौन है, फ्रांस है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, जापान, इटली और कनाडा है। तो जिस में कितने देश 7 है, कौन कौन है, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 52 पे, क्वेश्चन 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में इससे एक है, बताइए क्या होगा 52 का। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, चीनी है। क्या है, चीनी है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, तो चीनी है। क्या है, चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे आई कर, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था, बताइए एशियाई विकास बैंक का स्थापना। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1966 में हुआ था। बताइए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। मनीला है। कहाँ है, मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला है। याद रखिए कहाँ है, मनीला है, याद रखिएगा, फिलीपींस के मनीला में है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब संघ सार्क का सदस्य देश नहीं है, बताइए कौन नहीं है। म्यांमार नहीं है, लेकिन भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है। वैसे सार्क का स्थापना कब हुआ था, सार्क का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, और इसमें सार्क में कितने देश है, टोटल 8 देश है। कौन कौन है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत भी सदस्य इसका है, और मालदीव है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो टोटल देश कितना है सार्क में, तो टोटल 8 है। कौन कौन है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और सार्क का जो स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। अब बताइएगा कि सार्क का जो फुल फॉर्म होता है ना, क्या होता है, बताइए इंग्लिश में बताइए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, बताइए। बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। अगर हिंदी में बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ होता है। ठीक है, सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 55 कर रहा है कि ड्रिबलिंग जो है ना किस खेल से संबंधित है, बताइए। ड्रिबलिंग बोलेगा तो 55 का राइट आंसर क्या होगा, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए है, बास्केटबॉल से है। तो ड्रिबलिंग जो है ना खेल से संबंधित बोलेगा तो ड्रिबलिंग जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। बताइए बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए। बास्केटबॉल में ना 5 खिलाड़ी होता है। ठीक है, क्रिकेट में 11 होता है। ठीक है, और बैडमिंटन में क्या होता है, कितना, 1 या 2 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 56 पे। क्वेश्चन 56 कह रहा है कि PR श्रीजेश जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, क्या किया गया था, 21 खेल से सम्मानित है, बताइए क्या होगा। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, हॉकी से। क्या है, हॉकी से। तो कह रहा है PR श्रीजेश जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, किस खेल से सम्मानित है, तो हॉकी से। किससे, हॉकी से। आगे 57 नंबर पे आइए, कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, बताइए क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, कर्णा मल्लेश्वरी। क्या है, कर्णा मल्लेश्वरी। कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, तो कर्णा मल्लेश्वरी। आगे क्वेश्चन 58 कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, साहित्य के लिए। बताइए कि विंस्टन चर्चिल को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, बताइए। 1953 मिला था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1953 मिला था। कब मिला था, 1953 मिला था, साहित्य में मिला था। किसमें मिला था, साहित्य में मिला था, याद रखिएगा। आगे 59 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, बताइए फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। तो 59 का राइट आंसर होगा क्या होगा, तिब्बत में। कहाँ है, तिब्बत में है, मतलब चीन में है, याद रखिए। इसका राइट आंसर क्या होगा 59 का, डी होगा। तो कह रहा है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, चीन में स्थित है। कहाँ है, चीन में स्थित है। आगे क्वेश्चन 60 पे कि बूदे स्टैग और बूंदे सराइट विधायिका के 2 सदन है, बताइए किसमें है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। क्या है, जर्मनी के। कह रहा है बूंदे स्टैग और बूंदे सराइट में विधायिका के 2 सदन है, तो कहाँ है, जर्मनी में। आगे कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन की अंतरिक्ष में से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। कह रहा है कि अंतरिक्ष में से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, तो क्या करता है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है, बताइए क्या होगा। तो 61 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा,
वायु के घर्षण कारण। क्या होगा? वायु के घर्षण कारण। घर्षण के कारण, आगे 62 नंबर पे आई कह रहा कि भूतुलिकारी उपग्रह, भूतुलिकारी उपग्रह घर्षण के कारण, जेनियोस्क्राइनोनस सैटेलाइट परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, 24 घंटे का होता है। कितना होता है? 24 घंटे का। तो कह रहा है भूतुलिकारी उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की होती है। आगे क्वेश्चन 63 पे कह रहा है एकोस्टिकस, एकोस्टिकस में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि का होता है। किसका होता है? ध्वनि का होता है, याद रखिएगा। कह रहा है ना कि एकोस्टिकस में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? ध्वनि का। आगे 64 नंबर पे कह रहा है कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बताइए क्या होगा? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अफबाऊ के सिद्धांत के द्वारा होता है। आगे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। बताइए कौन सा है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एथाइन है। क्या है? एथाइन। कह रहा है कि एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? तो एथाइन है। क्या? एथाइन है। आगे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे शरीर का वर्धक भोजन कहते हैं? बताइए। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, प्रोटीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोटीन को। तो कह रहा है इनमें से किसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? तो प्रोटीन को कहते हैं। आगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे 68 नंबर क्वेश्चन पे 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मानव शरीर में बनने वाले एंटीबॉडीज नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IgO नहीं है, लेकिन IG कैपिटल में जी है और IgE है, IgA है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन मानव शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज नहीं है? तो IgO नहीं है, लेकिन IgG है, IgE है, IgA है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 कह रहा है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में क्या होती है? बताइए। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 69 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होता है ना। हाँ, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में क्या होती है? वृद्धि होती है। आगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए मानव गौड़गिल समिति 2011 और के कस्तूरीरंगन समिति 2013 का गठन किया गया था? बताइए किस पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट के लिए। क्या होगा? पश्चिमी घाट के लिए। कह रहा है किस पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गौड़गिल समिति 2011 के कस्तूरीरंगन समिति 2013 गठन किया गया था? तो पश्चिमी घाट के लिए। आगे क्वेश्चन 71 कह रहा है इनमें से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? बताइए द्वितीयक प्रदूषक कौन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NO2 नहीं है, लेकिन पैन मतलब पेरोक्सी एक्यूरिटी न्यूट्रेट ये है, SO3 है, H2SO4 है। तो कह रहा है कि कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? NO2 नहीं है, लेकिन पैन, SO3 और H2SO4 है, ये सभी द्वितीय प्रदूषक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 72 कह रहा है कि वियना कांग्रेस के कौन सा राष्ट्र में शामिल नहीं था? बताइए क्या होगा? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है। तो कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो जर्मनी नहीं शामिल था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल था। आगे 73 नंबर क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि रूस और किस देश के साथ हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ। तो याद रखिए ना, एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। और किन दो देश के बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तो याद रखिए कि ये जो है ना 1829 में जो है एड्रियानोपुल की संधि हुआ था और रूस और तुर्की के बीच हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन 74 पे। क्वेश्चन 74 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो निवासियों को हाँ, इंडियन कहा जाता है। तो इसमें सही क्या? 74 का डी आंसर है। इसमें 74 का इसमें सी क्या है? देखिए सब जो सही है ना उसको तो पहले देख लेते हैं। तो देखिए लिस्बन जो है ना, कह रहा है लिस्बन जो है दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। लिस्बन जो है दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। बिल्कुल सही है। और अमेरिगू जो है नई दुनिया का विस्तार से खोजा। अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। बिल्कुल सही है। और उत्माशा अंतर्द्वीप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया।
उत्तर महासागर अंतरीप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। आगे जो सही नहीं है इसको देखते हैं, इसमें सही क्या नहीं है। तो भारत के मूल निवासी को ना रेड इंडियन कहते हैं, तो ये गलत है ना। किसको कहते हैं बताइए? भारत के मूल निवासी को क्या कहते हैं बताइए? यहाँ पे ना, यहाँ पे भारत नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? अमेरिका होगा। अमेरिका के मूल निवासी को ना रेड इंडियन कहते हैं, अमेरिका यहाँ पे होगा, तब सही होगा। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? रेड इंडियन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 75 पे कह रहा है कि हेलियोनिस्टिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था? बताइए क्या होगा? 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, हिंद एवन ने किया था। कौन किया था? हिंद एवन ने। हेलियोनिस्टिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था? हिंद एवन ने किया था। आगे 76 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? बताइए कौन जुड़ा हुआ है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोचीन है। क्या है? कोचीन। तो कह रहा है कि भारत का कौन सा बंदरगाह जो है पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? तो कोचीन है। इसमें कह रहा है ना कौन सा गलत है? कह रहा है कि नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़े में से कौन सा एक जोड़ा गलत नहीं है, मतलब एक नदी उसका सहायक नदी गलत है। तो इसमें कौन गलत है? 77 का ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी जो है इनका, गोदावरी की सहायक नदी तुंगभद्रा नहीं है, गलत है। तो इसका कौन है सहायक नदी? गोदावरी का बोलेगा तो गोदावरी का जो सहायक नदियां है ना तुंगभद्रा नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इंद्रावती होगा, ठीक है, यहाँ पे इंद्रावती होगा सर, हम देख लें। हाँ इंद्रावती होगा, ठीक है ना। हाँ हाँ सर वो, हाँ तुंगभद्रा नहीं है, यहाँ पे इंद्रावती होगा। और ब्रह्मपुत्रा का बोलेगा तीस्ता, बिल्कुल सही है। यमुना का बोलेगा तो चंबल, सही है। और कृष्णा का बोलेगा तो भीमा, सही है। तो गोदावरी कहाँ होगा ना? इंद्रावती, पेनगंगा, ये सब होगा। और तुंगभद्रा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा का तीस्ता, यमुना का चंबल, कृष्णा का भीमा, ठीक है। आगे आगे आइए। क्वेश्चन 78 कह रहा है कि भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सही होगा? तो 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। क्या? केवल एक सही है। इसमें क्या है ना कि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा होती है। कह रहा है कि कोयले की विशिष्टता में जो है इसमें सिलिका एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यह कम अवघर्षण होता है, नहीं, यहाँ पे कम नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एस की मात्रा कम होती है, नहीं, ये दोनों जो है ना गलत है, केवल एक सही है। दोनों में जो गलत है ना, यहाँ पे लिखा है ना कि यह कम अवघर्षक होता है, यहाँ पे कम नहीं अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पे अधिक अवघर्षक होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे इसमें जो है ना कोयले की विशिष्ट में जो है एस की मात्रा कम होती है, नहीं, यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ भी अधिक होता है, यहाँ भी ना अधिक होता है, ठीक है। 28 में क्या था? ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही था। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही था। और दूसरा ऑप्शन में था यह कम अवघर्षक होता है, नहीं, कम नहीं अधिक ज़्यादा होगा। और इसमें एस की मात्रा कम होती है, नहीं, कम नहीं अधिक होगा, ठीक है, तब सही होगा। आगे 79 पे 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है? बताइए क्या होगा? 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मिनिकॉय द्वीप ना, मिनिकॉय द्वीप पर। कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है? तो मिनिकॉय द्वीप पे। क्वेश्चन 80 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? बताइए। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकटक झील है। क्या है? लोकटक झील, याद रखिए, जो मणिपुर में है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? लोकटक झील मणिपुर का है। आगे कह रहा है 81 में क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया था? बताइए। कह रहा है ना क्वेश्चन में, कह रहा है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया था? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 में शामिल किया गया था। क्या किया गया था? 1994 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को सिक्किम को सब कब? 1994 में। अब बताइए सिक्किम का स्थापना, सिक्किम राज्य के रूप में स्थापना कब हुआ था? बताइए तो सिक्किम को राज्य के रूप में स्थापना बताइए। 1975 होगा, बिल्कुल सही, 1975 में होगा, ठीक है, 1975 में हुआ था, हाँ सही है। आगे क्वेश्चन 82 कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के विषय में सही है। बताइए तो इसमें कौन सही है? राज्य विधान परिषद के बारे में कह रहा है ना कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 171 में। क्या सही है गलत है? क्या ये सही है? एक किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान 171 में की गई। सही है ना, बिल्कुल सही है। और एक अस्थायी सदन है नहीं सर, 82 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। सॉरी 1 2 इसमें 82 नहीं, सॉरी
इसमें तो एक नंबर गलत है ना, तो किसना अनुच्छेद में है? इसके किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और बी नंबर क्वेश्चन नंबर 82 ना फिर से देखिए, कह रहा है ना कि राज्य विधान परिषद के विषय में सही है। बताइए, कह रहा है ना कि राज्य विधान परिषद के विषय में कौन सही है? तो कह रहा है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 171 में नहीं, कितना है? 169 में है ना, 169 में है, ठीक है, 169 यहाँ पे होगा, तब सही होगा। और राज्य विधान परिषद के बारे में कह रहा है, दूसरा सही ऑप्शन क्या है? तो यह एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, बिल्कुल सही है। और यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? 171 नहीं होगा, यहाँ पे 169 होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 82 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 और 3 सही है। आगे 83 पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय में विधि बनाने के अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो क्या होगा? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को है। किसको है? संसद को है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को है। आगे 84 पे कह रहा है किसे प्रस्तावना, कह रहा है किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? बताइए किसने कहा था? 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हाँ N.A. पाकलीवाला ने। तो कह रहा है किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? N.A. पाकलीवाला ने। आगे कह रहा है क्वेश्चन 85 कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? बताइए क्या होगा? 85 का ऑप्शन नंबर बी 13, 32, 226 है। क्या है? 13, 32, 226। कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो 13, 32, 226 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 86 पे आइए, कह रहा है कि संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? बताइए कौन था? 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिमेखले था। क्या था? मणिमेखले। कह रहा है संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखले था। आगे कह रहा है कि भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? बताइए 87 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका 87 का ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी होगा ना, डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश को कहते हैं। किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। कह रहा है कि भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों को पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सविनावज्ञा आंदोलन, ठीक है। कह रहा है किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनावज्ञा आंदोलन। बताइए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित था? बताइए क्या होगा? 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। तो कह रहा है कि वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित था? तो शिक्षा से था। किससे था? शिक्षा से था। आगे 90 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य पर किसका शासन था? तो क्या होगा? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव का था। किसका था? नरसिंह देव का। तो कह रहा है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव का था। आगे बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? बताइए बिहार का चौरी विद्रोह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1798 में हुआ था। बिहार का जो चौरी विद्रोह हुआ था कब हुआ? 1798 में हुआ था। जब हैदराबाद का विलय हो रहा था उसी समय हुआ था। हाँ। आगे कर रहा है 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शांति देवी। क्या है? शांति देवी। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो शांति देवी। क्या होगा? शांति देवी। आगे 93 पे ये कह रहा है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? बताइए 93 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्ति और राज्य का। क्या है? तो कह रहा है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य करता है। क्या है? व्यक्ति और राज्य। आगे 94 कह रहा है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP का सही निरूपण क्या है? 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, GDP माइनस मूल्यह्रास है। कह रहा है शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सही जो है ना निरूपण क्या है? तो GDP माइनस मूल्यह्रास है। आगे 95 पे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? बताइए
तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट रहा है। क्या है? घट रहा है। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? तो घट रहा है। आगे 96 पे ये कह रहा है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे है? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से है। ये आया था, गुजरात में था ऑपरेशन फ्लड, बहुत ही चर्चित था। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ना, इसका बोलेगा तो दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड कब आया था बताइए? 1970 में आया था, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड जो था ना 1970 में आया था। आगे क्वेश्चन नंबर 97 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं पर का शीर्ष संगठन कौन सा है? बताइए क्या होगा? नेफेड है। क्या है? नेफेड है। क्या है? नेफेड है। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन क्या है? तो नेफेड है। नेफेड का स्थापना कब हुआ था? बताइए नेफेड का स्थापना। नेफेड का जो स्थापना हुआ था ना 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। और नेफेड का जो फुल फॉर्म होता है ना, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, याद रखिएगा। नेफेड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। बोलिए सर। अभी नेफेड का अध्यक्ष है जेठा। अच्छा, आगे 98 पे आइए। कह रहा है कि क्वेश्चन 98 पे आइए। कह रहा है नवरत्न का संबंध किससे है? बताइए नवरत्न का संबंध किससे है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से है। कह रहा है नवरत्न का संबंध किससे है? सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से है। आगे 99 पे आइए। कह रहा है कि भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, किसके द्वारा? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वित्त मंत्रालय, बी होगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो कह रहा है भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। आइए कह रहा है लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर है। कह रहा है कौन सी योजना रोलिंग प्लान का कही जाती है? बताइए कौन सी योजना को रोलिंग प्लान कहते हैं? बताइए। छठी योजना को जो है ना, ऑप्शन नंबर ए है ना, छठी योजना को जो है रोलिंग प्लान कहा जाता है। बताइए कि पहली योजना कब से कब तक था? बताइए पहली बोलेगा तो 51 से 56 था। और दूसरी बोलेगा तो 56 से 61 था। 56 से 61 था, ठीक है। और चौथी कब से था? चौथी बोले 69 से 74 होगा। क्या होगा? 69 से 74 होगा, ठीक है, 69 से 74 होगा। अच्छा, अब पांचवी का बोलेगा तो क्या होगा? पांचवी का 74 से 78 होगा। और छठी का बोलेगा तो कितना था? छठी का बोलेगा तो 1980 से 85 था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट सेट कल देखेंगे, ठीक है, रहने दीजिए।